हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों तक इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का परिचय और डोमेन, रेंज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि आईटीएफ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, उसका मतलब क्या है। उसके बाद मैंने बात करी थी नोटेशंस के बारे में, संकेतन के बारे में, इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन के लिए क्या संकेतन यूज होता है। उसके बाद मैंने शर्तों के बारे में बात करी थी कि किन शर्तों के अधीन आईटीएफ परिभाषित होता है, इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन परिभाषित होता है। सेकेंड वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंटी होता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम आईटीएफ कहते हैं, उस नाम के आधार पर मैंने जिक्र किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में। और साथ ही मैंने डिस्कस यह भी किया था साइन इनवर्स के ग्राफ का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे। बात करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बेहद जरूरी है, बेहद यूजफुल है। हम लोग ऑड और इवन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर हो सकता है कि आपने मेरे ऑड और इवन का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके पहले ऑड और इवन फंक्शन का जो वीडियो मैंने स्पेशल बना के डाला है उसको जाके आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इवन ऑड का यूज होगा और उसके आधार पर बहुत सारे रिजल्ट्स डिसाइड होंगे। तो आप जाके इवन ऑड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इवन ऑड के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर है तो उसके साथ 3 केसेस क्रिएट होता है। या तो वो इवन होता है, या वो ऑड होता है, या फिर वो नीदर इवन नॉर ऑड होता है। या तो कोई फलन सम फलन होता है, या वो फलन विषम होगा, या तीसरा केस होता है कि ना तो वो सम है और ना ही विषम है। ये 3 केस होता है। सिमिलरली इसी तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होगा। कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो एक सम फलन होगा, या एक विषम फलन होगा, या वो न तो सम होगा और ना ही विषम होगा। बात आती है थोड़ा छोटा सा एक आपको ब्रीफ डिस्कशन उस पर कर लेते हैं इवन और ऑड पर। इवन में मैंने क्या बताया था कि अगर किसी फंक्शन में अगर आप निगेटिव इनपुट लेते हैं और रिजल्ट अगर ओरिजिनल एफ के बराबर आ जाता है तो ये इवन होता है जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन। इवन मतलब सम फलन। मतलब अगर एफ ऑफ निगेटिव ऑफ एक्स अगर एफ के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो सम फलन है। अगर आपने यहां पर एफ ऑफ निगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देख लिया किसी फंक्शन में, मतलब अगर किसी फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने पर, मैंने बोला अगर किसी फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करने पर अगर रिजल्ट माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो वो फंक्शन ऑड होता है, मतलब एक विषम फलन होता है। तो यहां पे ये केस क्या है, ये केस है ऑड का। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिला रिजल्ट हमको, अगर किसी फलन में हम x की जगह पर निगेटिव ऑफ x मैंने ले लिया, माइनस एक्स अगर प्रतिस्थापित कर दिया और मुझे रिजल्ट में न निगेटिव ऑफ एफ एक्स मिला, न माइनस एफ एक्स मिला और ना ही ओरिजिनल एफ एक्स मिला, रिजल्ट में ना मुझे निगेटिव ऑफ एफ एक्स मिला और ना ही मुझे एफ एक्स मिला, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि फलन न तो सम है और ना ही विषम है, न तो इवन है और ना ही ऑड है, नीदर इवन नॉर ऑड। तो ये पहला केस जो है वो इवन का है, दूसरा जो होता है वो ऑड को डिफाइन करता है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे ना ही एफ एक्स की इक्वल आता है और ना ही माइनस एफ एक्स की इक्वल आता है, तब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कैटेगरी जो है वो नीदर इवन नॉर ऑड का है। और नीदर इवन नॉर ऑड के लिए हम लोग यूज करेंगे नैनो। क्या यूज करेंगे, नैनो। नैनो मतलब नीदर इवन नॉर ऑड, नन भी लिख सकते हैं, कसम नहीं खाए हैं कि हम नैनो ही लिखेंगे, आप यहां पर नन भी लिख सकते हैं।
नन का मतलब नीदर ऑड नॉर इवन, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नैनो की बात करेंगे। नैनो मीन्स नीदर इवन नॉर ऑड, लिख भी देते हैं साइड में, नीदर इवन नॉर ऑड, न तो सम ना ही विषम। क्लियर हुआ? ग्राफिकली बता देते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ y अक्ष के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है तो उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ न तो y अक्ष के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है और ना ही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तब उस फलन को कहते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। तो याद रहेगा नैनो। अब चलिए बात करते हैं कुछ बातें जो याद रखनी है, आपको जरूरत है याद रखें। ऐड टू मेमोरी। क्या याद रखें भाई? अगर कोई आईटीएफ है, आईटीएफ समझ में आ रहा है ना? 6 मुख्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन इनवर्स जिसको आप आर्क साइन कहते हैं, कॉस इनवर्स जिसको आप आर्क कॉस कहते हैं, टेन इनवर्स जिसको आप आर्क टेन कहते हैं, कॉट इनवर्स जिसको आप आर्क कोटेंजेंट या आर्क कॉट कहते हैं, सेक इनवर्स आर्क सेक कहते हैं और कॉसेक इनवर्स जिसको आप आर्क कॉसेक कहते हैं। ये 6 मुख्य आईटीएफ होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अगर कोई आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इवन है, अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? आईटीएफ ऑफ -x इज इक्वल टू आईटीएफ ऑफ x। मैंने क्या बोला? आईटीएफ ऑफ -x इज इक्वल टू आईटीएफ ऑफ x। कोई खास चीज नहीं किया मैंने, बस वही इवन फंक्शन का डेफिनेशन उठा के रख दिया। यहाँ एक था तो मैंने यहाँ पे आईटीएफ रख दिया। और एक मतलब फलन फंक्शन और आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये कब? आईटीएफ ऑफ -x इज इक्वल टू आईटीएफ ऑफ x कब? जब आईटीएफ सम है, सम फलन है। क्या है? सम फलन है। अरे सम फलन मतलब इवन फंक्शन। क्या होता है? इवन फंक्शन। दूसरा केस, अगर फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ अगर ऑड है, ये रिकॉर्डिंग वाला अच्छा है नहीं, बीच बीच में हंसा देता है रिकॉर्डिंग वाला, अच्छी बात नहीं है। खैर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया कि अरे सम फलन इवन फंक्शन हो गया। अब बताइए अगर फंक्शन ऑड है, मतलब ऑड के केस में क्या होता है? f नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू -fx। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आईटीएफ ऑफ -x इज इक्वल टू -आईटीएफ ऑफ x। बोले क्या चेंज किया मैंने? अरे जहां एक था वहां आईटीएफ रख दिया। आईटीएफ भी तो फंक्शन है ना, है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जब आईटीएफ क्या है जी? विषम फलन है। विषम फलन है। विषम फलन का मतलब हाँ ऑड फंक्शन। गुड, ऑड फंक्शन। अब देखिए तीसरा जो केस है क्या है? तीसरे के लिए तो कोई डेफिनेशन है नहीं। तीसरे के लिए क्या है कि अगर फंक्शन इवन है तो क्या, ऑड है तो क्या। नैनो के लिए तो कोई डेफिनेशन है नहीं, तो नैनो के लिए डेफिनेशन नहीं है तो क्या है भाई? याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आईटीएफ ऑफ -x को लिखेंगे हम पाई माइनस आईटीएफ ऑफ x, लेकिन कब? जब कैटेगरी नैनो का है तब। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जब आईटीएफ नैनो है। नैनो है। नैनो मतलब समझ में आया ना? नीदर इवन नॉर ऑड। तो मैंने क्या कहा कि आईटीएफ ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस आईटीएफ ऑफ x लिख देंगे कब? जब फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? नैनो है। अब एक बात गौर से सुनिए, जो
जितने मुख्य 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें से एक भी ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है जो इवन होता है। 6 में से एक भी ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है जो इवन होता है। इसका मतलब 6 में से एक भी ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जिसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो वो ग्राफ y अक्ष के प्रति सिमेट्रिकल होगा। एक भी नहीं होता है। तो होता क्या है, तो मात्र 2 कैटेगरी में ये जो मुख्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो मात्र 2 कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं। एक कैटेगरी जो होता है, मैंने मुख्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करी है, एक जो कैटेगरी होता है वो ऑड का होता है और दूसरा कैटेगरी नेनो का होता है। तो 3 जो 6 मुख्य हैं उसमें से 3 जो होता है वो होता है ऑड कैटेगरी का और 3 जो होता है वो नेनो कैटेगरी का। तो ये ऑड कैटेगरी में कौन कौन और नेनो कैटेगरी में कौन कौन, उसके पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता कौन कौन है, वो आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें। वैसे आपको पता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। क्लियर। अब ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है, ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 3 जो होता है वो ऑड कैटेगरी का है, मतलब ऑड फंक्शन है। तो कौन कौन, साइन, टैन, कॉसेक, ये ऑड है जी। ये क्या है, ये तीनों ऑड फंक्शन है, ये तीनों ऑड फंक्शन है। इसका मतलब इन तीनों का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनके ग्राफ जो होंगे वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल का क्या मतलब, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब कर्व को, जब ग्राफ को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री पर आप रोटेट कीजिएगा, चाहे वो क्लॉकवाइज कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, एंटीवाइज कीजिए, फिर आपको ओरिजिनल ग्राफ मिल जाएगा। उसका जो अपीयरेंस जो होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होता है। ठीक है। तो ये जो 3 फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये ऑड है, और बाकी ये 3 जो आपको दिख रहे हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये नेनो कैटेगरी के हैं। ये कौन से कैटेगरी के हैं, नेनो कैटेगरी, मतलब नीदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है और ना ही ऑड है। तो इससे क्या फायदा है, इतना सारा जो हम लोगों ने जिक्र किया इससे फायदा क्या है, हमको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। रिजल्ट में मिलने वाला है आपका फॉर्मूला, जो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर ये चीजें याद रही तो आप फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आप ये मत समझिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ा आसान है, आसान नहीं है। क्वेश्चन बना लें इसका मतलब ये नहीं है कि आईटीएफ बड़ा आसान है, आईटीएफ आसान है। आप एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि मोगैम्बो चैप्टर है, मोगैम्बो चैप्टर, तो आप मोगैम्बो में घुसे हुए हैं। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से समझिए, फील कीजिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। तो मैंने बताया कि इन चीजों को जो मैंने जिक्र किया इससे फायदा क्या है, तो देखिए रिजल्ट में क्या फायदा मिलता है। यहां से आपको फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा। वैसे अभी हम फॉर्मूला का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी इस प्रॉपर्टी का बात मैंने किया तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हमको मिलता है उसका जिक्र कर ही लेते हैं। अगर हम बात करें साइन की, तो साइन क्या है भाई, साइन के बारे में बात किया गया है कि साइन ऑड कैटेगरी का है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो ऑड क्या कहता है कि ITF ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ITF ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ -x, ITF ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस लिख दिया मैंने, और लिखेंगे ITF ऑफ x, माइनस x नहीं x, तो यहां पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉस इनवर्स -x। पहले तो हम सारे ऑड वाले की बात कर रहे हैं, तो ऑड वाले में नेक्स्ट कौन है, tan है। तो देखिए यहां पर tan इनवर्स -x, मतलब ITF ऑफ -x, tan ऑड कैटेगरी का है, तो ऑड कैटेगरी का है तो रिजल्ट क्या होगा जी, माइनस ITF ऑफ x, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। और सिमिलरली हम लिख देंगे कॉसेक इनवर्स के बारे में कि ITF ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ITF ऑफ x, माइनस ITF ऑफ x। तो ये तो हुआ ऑड के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इवन के लिए, सॉरी नेनो के लिए, नीदर इवन नॉर ऑड। तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें कौन कौन है, कॉस है। कॉस इसका ग्राफ न तो y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, तो नेनो है। तो नेनो की कैटेगरी में क्या बताया गया कि ITF ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस ITF ऑफ x। तो यहां पर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -x
इज इक्वल टू होगा पाई, देखिए ना यहाँ पर पाई लिखे है ना, पाई माइनस ITF ऑफ x, ITF मतलब कॉस इनवर्स, तो माइनस कॉस इनवर्स x। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कॉस इनवर्स के साथ सेक इनवर्स भी नैनो का है, नैनो फंक्शन में है, नीदर इवन नॉर ऑड है, तो सेक इनवर्स को लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। अरे ITF ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस ITF ऑफ x। और 3 नंबर लास्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात कॉट की करें तो ये भी नैनो का है, नैनो कैटेगरी का है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x क्या कहता है नैनो कैटेगरी, पाई माइनस ITF ऑफ x, तो यहां पर लिखेंगे पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x। क्लियर। तो इस तरह से आपने जान लिया कि कौन से ITF, कौन ITF ऑड होता है, कौन ITF इवन होता है, सॉरी नैनो होता है, ठीक है, कौन फंक्शन नैनो कैटेगरी का है, ITF नैनो कैटेगरी का है, कौन ऑड है, और एक भी याद रखना, एक भी ITF, एक भी इनवर्स टू मैट्रिक फंक्शन जो होता है वो इवन नहीं होता है। देखिए यहां पर ये कॉट यहां पे होगा कॉट इनवर्स, यहां पर क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x हो गया। तो इससे रिजल्ट पता चला कि क्या क्या हम लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है, और अगर नैनो कैटेगरी का होगा तो क्या ग्राफ में भी डिस्कशन करेंगे लोग, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म कर देंगे, ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो ग्राफ में भी एक एक बात का डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं ग्राफ का, हम बात करेंगे अब ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन आप इसको कह सकते हैं ग्राफ ऑफ आर्क कोसाइन, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ग्राफ ऑफ आर्क कॉस, आर्क साइन आर्क कॉस, या हम इसको कह सकते हैं ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स। आपको मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया है, फर्स्ट पार्ट में, ITF के फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंटी होता है वो होता है एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप ITF कहते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को पढ़ने के पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर हम y इज इक्वल टू cos x की बात करें तो याद कीजिए y इज इक्वल टू cos x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, अगर हम इसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक y इज इक्वल टू cos x, ये इनपुट के रूप में क्या लेता है, इनपुट के रूप में क्या लेता है, एंगल बताया है मैंने, और आउटपुट के रूप में क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनपुट के रूप में क्या लेता है, एंगल, और वैल्यू देता है आउटपुट के रूप में। अगर हम एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो ये कॉस इनवर्स x की जब हमने बात करी तो यहां पर x क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो इनपुट के रूप में वैल्यू लेता है और आउटपुट के रूप में एंगल प्रोवाइड करता है। क्लियर। आपको इसके डोमेन के बारे में जानकारी है, मैंने बता दिया है, और रेंज के बारे में भी जानकारी है, बता दिया है। इसका डोमेन मैंने बताया था कि डोमेन इसका R होता है, और इसका रेंज मैंने बताया था -1 से 1 होता है जी। क्लियर। मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन में, अपने स्वाभाविक प्रांत में कभी भी 1 नहीं होता है, मेनी 1 होता है, और जब तक कोई फंक्शन 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, तब तक वो फलन इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोज में बता दिया है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम बाइजेक्टिव बनाते हैं। बाइजेक्टिव कैसे बनाते हैं, उसके डोमेन का कोई एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई एक ऐसा ब्रांच, कोई एक ऐसा हिस्सा सेलेक्ट करते हैं जिसमें वो फंक्शन 1 हो जाता है, तब जाके हम लोग बात बढ़ते हैं इन्वर्टिबल की।
कि उसका वो एक इन्वर्टिबल बन जाता है। बिकॉज जब 1 1 हो जाएगा और जो उसका रेंज होता है उस रेंज में अगर हम बात करेंगे तो 1 1 ऑन 2 बन गया और 1 1 ऑन 2 की वजह से वो क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो यहाँ पे जो डोमेन है, इसके जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की जब हम बात करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में मैंने बोला था 0 टू पाई और रेंज हो जाएगा -1 टू 1। तो ये केस जो है ये 1 1 का केस है, ये केस जो है वो मेनी 1 का है, मेनी 1 इनटू का केस है। जब फंक्शन का y cos x का डोमेन r है और रेंज इतना है तो ये मेनी 1 इनटू है। लेकिन जब इसके डोमेन को मैंने प्रतिबंधित कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो रेस्ट्रिक्ट करके क्या, डोमेन का r का मैंने एक हिस्सा ले लिया 0 टू पाई और 0 टू पाई में ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो रेंज मैंने कितना लिया -1 1। तो इस केस में यहां पर ये क्या बन जाएगा 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। अच्छा, जब ये 1 1 ऑन 2 बन गया तब तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ थोड़ी सी एक बात और बता दें, आपको पता है कि अगर एक है और उसका इन्वर्स अगर एक इन्वर्स है तो डोमेन ऑफ एक जो होता है वो रेंज ऑफ एक इन्वर्स के बराबर होता है। किसी फंक्शन का डोमेन अपने इन्वर्स के रेंज के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर हम रेंज ऑफ एफ की करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स के बराबर होगा। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखनी है। तो ये तो 1 1 ऑन 2 हो गया, और जब 1 1 ऑन 2 हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब y cos इन्वर्स x डिफाइंड होगा। तो जो इसका रेंज है वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डोमेन। तो डोमेन हम कितना लिखेंगे -1 पर। अरे y वैल्यू है ना, तो जो वैल्यू हमको मिला है हम y का वैल्यू तो वहीं से सिलेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे y जो है वो क्या है, यहाँ पर ये एंगल, ये y जो है वैल्यू है और ये y यहाँ पर क्या है, एंगल है, और यहाँ पर x जो है वो एंगल है और यहाँ पर x जो है वैल्यू है। तो हमने जो यहाँ पर देखा कि x जो हमको वैल्यू लेंगे वो वैल्यू हमको क्या मिला था, कहां से कहां तक मिला था, -1 से 1 तक। तो जो x यहाँ पर वैल्यू के रूप में मिला था, यहाँ पर y जो यहाँ पर वैल्यू के रूप में मिला था वही तो हमारे लिए डोमेन बन जाएगा ना, क्योंकि हमको वैल्यू मिला था y का वैल्यू -1 से 1 तक। हमको उसी में से यहाँ पर इनपुट सेलेक्ट करना है, तो इनपुट सेलेक्ट करना है मतलब x का वैल्यू सेलेक्ट करना है, तो -1 से 1 तक सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने एंगल क्या सेलेक्ट किया था, 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक मैंने सेलेक्ट किया था एंगल, मतलब x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू। लेकिन ये एंगल अब यहाँ पर किसके रूप में जाएगा, अब यहाँ पर एंगल y के रूप में, y के वैल्यू के रूप में जाएगा। तो y जो सेलेक्ट हम करेंगे, y कहां से कहां तक सेलेक्ट करेंगे, 0 से लेके पाई तक। यूं समझिए ना कि इसका इन्वर्स ये है तो इसका जो रेंज है वो डोमेन बन गया और इसका जो डोमेन है वो क्या बन गया, रेंज बन गया। क्लियर? अब इसके ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका ये x एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन, ये हो गया जी -1 और ये क्या हो गया 1। यहाँ पर ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया 1। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर -1 तो इसका रेंज है ना जी, तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना 1। अच्छा बताइए कि ये जो, अच्छा एंगल डोमेन कितना है 0 टू पाई, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई बाई 2 बीच में ले लेते हैं और ये हो गया पाई। अच्छा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1। अच्छा, आपको पता है cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 0 और cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। तो जो cos का ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, तो जो cos का ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, जो cos का ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं यहाँ पर cos इनवर्स के ग्राफ की। cos इनवर्स का ग्राफ, तो cos इनवर्स के लिए हमारा डोमेन क्या है -1 टू 1। तो अब हम x एक्सिस पर क्या लेंगे, -1 से लेके 1 तक। अच्छा, मेरा जो डोमेन रेंज जो है वो क्या है 0 टू पाई, तो 0 टू पाई कहाँ, x एक्सिस पर 0 टू पाई, 0 टू पाई, बीच में पाई बाई 2 लेते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं पाई, तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अच्छा बताइए, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं cos इनवर्स की, cos इनवर्स x। याद है cos इनवर्स x का मतलब क्या, cos इनवर्स x का मतलब होता है कि cos के किस एंगल के लिए वैल्यू हमको x मिल रहा है, यही होता है ना, यही बताए थे ना।
कॉस के किस एंगल के लिए हमको x प्राप्त हो रहा है। तो आप बताइए, अगर कॉस इनवर्स -1 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉस के किस एंगल के लिए हमको -1 मिलेगा। अब वो तो आपको पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। तो आपको मिल गया -1। क्लियर? पाई पर मिला -1। अच्छा, आपको पता है अगर हम cos 0 की बात करते हैं, cos इनवर्स 0, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि cos का वैल्यू 0 किस एंगल के लिए? तो अरे भाई π/2 के लिए। और यहां पर अगर हम 1 की बात करें तो cos इनवर्स का वैल्यू 1 किस पर मिलेगा? cos इनवर्स 1 का मतलब, cos इनवर्स 1 का मतलब कि cos का वैल्यू 1 किस एंगल पर मिलेगा? तो पाई पर 0 पर मिलेगा। तो हमारा जो ग्राफ जाएगा वो ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा जी? ग्राफ हमारा हो जाएगा इस टाइप का। ये cos इनवर्स का ग्राफ होगा, ध्यान दीजिए। अब आप देखेंगे यहां पर, अब रफ कर सकते हैं ये cos का और ये cos इनवर्स का ग्राफ। आपको बताया था मैंने कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y = x के रेस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज होता है। तो यहाँ cos का ग्राफ cos इनवर्स के ग्राफ का, या यूं कहें कि cos इनवर्स का ग्राफ cos के ग्राफ का y = x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज का मतलब, पहले तो हम यहाँ पर y = x ले लेते हैं जी। ये y = x हो गया, y = x। तो इसके मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ यहाँ पर इसके नीचे आपको दिख रहा है वही ग्राफ इसके रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में दिखाई देगा, मिरर में इमेज के रूप में दिखाई देगा। तो इसका जो इमेज होगा वो कितना होगा? यहाँ पर इस टाइप का इमेज। और ये जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज कैसे जाएगा? ऐसे। क्लियर? और यहाँ पे कट किया तो अब देखिए यहाँ पे y = x में, यहाँ पर इसका इस y = cos x का ग्राफ इस y = x में ये मिरर इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? cos इनवर्स का ग्राफ, अरे cos इनवर्स का ग्राफ ये वाला मैंने यहाँ पर कॉपी किया। तो याद रखना है कि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ, चाहे वो कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ y = x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होता है। क्लियर? अब ये तो हुआ y = cos इनवर्स x का ग्राफ। अब इसके साथ थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बताया था। पहले आप इस ग्राफ को देखकर बताइए कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कैसे पता चलेगा? बताया था मैंने कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर x के होता है तो इंक्रीजिंग, अरे x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y घट रहा है, यही ना होता है इंक्रीजिंग का। ग्राफ अगर बाएं से दाएं तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग। और अगर बाएं से दाएं तरफ ग्राफ डाउनवर्डेड है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। तो यहाँ पर y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है x के तो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है ये बाएं से दाएं तरफ क्या है? डाउनवर्डेड है कि अपवर्डेड है? डाउनवर्डेड है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है? इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है भाई। तो क्या हो गया? डिक्रीजिंग। दूसरी बात, पीरियोडिक की बात अगर आएगी तो आपको मालूम है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि पीरियोडिक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और उसी वजह से तो वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और वहां जो पीरियोडिक होता है उसको उस बात को खत्म करते हैं कि वो पीरियोडिक न रह जाए, तब उसका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइन होता है। तो पीरियोडिक तो ये है नहीं, अपीरियोडिक है। दूसरी बात, अगर हम बोले कि ये इवन है कि ऑड है तो ग्राफ से समझिए इवन है कि ऑड है। तो यहां तो आपको दिख रहा है ना कि जो ग्राफ y के बाईं तरफ है उसका मिरर इमेज यहां पर दाईं तरफ तो है नहीं, मतलब दिस पार्ट इज नॉट द इमेज ऑफ दिस पार्ट और दिस पार्ट इज नॉट द इमेज ऑफ दिस पार्ट। तो इसका मतलब कि y के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। दूसरी बात, ओरिजिन से तो पास ही नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होने से गया। तो ना ये इवन है ना ऑड है, तो कौन सा कैटेगरी है? ये है नैनो कैटेगरी। और नैनो कैटेगरी में क्या होता है? मैंने बताया था कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आए कि ये ऑड है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ? इतनी सारी बातों को हमने इसमें क्लियर किया। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे tan इनवर्स के ग्राफ की और sec इनवर्स, cosec इनवर्स और cot इनवर्स के ग्राफ की। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे उन बातों पर जिक्र नहीं करना है जिसमें IDF ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस IDF ऑफ एक्स या इवन ऑड के बारे में मुझे जिक्र नहीं करना होगा। तो उसमें एक शॉर्ट
तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे बहुत सारा डिटेल कर चुके हैं। उसके बाद हम उस IETF के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।